अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैम बोले। स्टूडेंट्स आज से हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं और उसका जो पहला लेसन है केमिस्ट्री से दैट इज सॉइल, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, सॉइल क्या होता है? सॉइल हो गया मिट्टी। इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल का प्रोफाइल पढ़ेंगे आप, सॉइल की टाइप्स पढ़ेंगे आप। ठीक है, मॉइस्चर इन सॉइल वो जानेंगे आप, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल या सॉइल एंड क्रॉप्स, ये इसके सब टॉपिक्स है जो आपको इस लेसन में पढ़ना है। पहले हम लोअर से स्टार्ट करेंगे। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल किसको कहते हैं। तो आपको पता ही है जो अर्थ है वो 3 लेयर से बनी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है वो अपर लेयर है अर्थ की, उसके नीचे मेंटल, फिर इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज कोर। ठीक है, तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। तो अपर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं, उसको सॉइल कहते हैं। या आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, सॉइल इज द आउटर लूज लेयर दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है ये ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपरी वाला सतह होता है, वो वाली लेयर होती है जो लूज होती है, और दैट कवर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत ज्यादा नहीं है इसमें। अब आप अपनी बुक्स खोलिए, आपकी बुक से हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 9 सॉइल। All living organisms depend directly or indirectly on soil. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे? सॉइल पे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से क्या मुराद है? डायरेक्टली लाइक हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के लिए डिपेंड है प्लांट्स पे, राइट? हम खाने के लिए डिपेंड है प्लांट्स पे। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है वो डायरेक्टली डिपेंड है सॉइल पे। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन हमें तब मिलेगा जब प्लांट्स होंगे, प्लांट्स तब उगेंगे जब जमीन होगी, राइट? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, आपने फूड चेन में पढ़ा होगा, और प्लांट्स जमीन पे डिपेंड है, और बहुत सारी चीजों के लिए हम सॉइल पे डिपेंड है। जैसे कि हमारा खाना जो है प्लांट्स ही है ना? या आप जहाँ रहते हैं आप जमीन पे ही रहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सॉइल पे डिपेंड है। ठीक, गॉट इट? प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर होल biotes, but the plants derive all vital nutrients from soil to grow and thrive. देखिए, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये आपने पिछले लेसन्स में पढ़ा होगा। लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो उनको रिक्वायर होता है, नीड होती है इस खाने को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक न्यूट्रिएंट्स उनको जरूरत है, वाटर उनको जरूरत है, ये उनको कहाँ से मिलता है? सॉइल से। तो बढ़ने के लिए वो सॉइल पे डिपेंड है। अगर जमीन अच्छी नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं उगेंगे। अब अगर जमीन ही नहीं होगी तो प्लांट्स के उगने का तो नामो निशान नहीं होगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना? गॉट इट? आर यू देयर? यस मैम। ओके, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज किनको कहते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज किनको कहते हैं स्टूडेंट्स? Students, are you there? Students? यस मैम।
नेचुरल रिसोर्सेज किनको बोलते हैं? तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए कुदरती वसाइल, जो कुदरतन हमारे पास है, जो मैन मेड नहीं है। सॉइल भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। आया समझ? यस मैम। It supports the growth of plant by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. इसी की वजह से जो है प्लांट्स सॉइल में ग्रो कर पाते हैं और सॉइल की वजह से ही वो फर्मली स्टैंड हो पाते हैं। किसमें? जमीन पे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और रूट्स की मदद से वो सॉइल में स्टैंड मतलब हो पाते हैं। ठीक है, जब रूट्स फॉर्मली इसमें सॉइल में धस जाएंगे तब जाके एक प्लांट जो है वो खड़ा हो जाएगा। और रूट्स और फिर वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल से लेगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्रोथ ऑफ अ प्लांट के लिए सॉइल जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Soil is essential for agriculture. It is the home for many organisms. बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स वहां रहते हैं। हाँ, सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए सॉइल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपका खाना, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सब नहीं होगा। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसा वसाइल है, कुदरती वसाइल है, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सॉइल में रहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने देखा होगा अर्थवर्म को, एंट्स को, रोडिएंट्स को, ठीक है, कीड़ों को, है ना? ये सॉइल में रहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए? वो वाले जिनको हम अपनी आई से, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए यानी वो जिनको हम आई से देख पाते हैं, लाइक यही एंट्स, अर्थवर्म्स है। ये सब जो है ये सॉइल में रहते हैं। तो बेसिकली सॉइल इनका घर है ना? और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अर्थवर्म कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक मतलब हमारी सॉइल के लिए, या किसी चीज को डिकम्पोज करने के लिए। और सॉइल की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्पल ट्री है, टोमेटोज है, मैंगो है, कॉटन है या वीट है। ये सारे एग्रीकल्चर जो है, ये सारे प्लांट्स तब उगेंगे जब सॉइल होगी, राइट? तो क्लॉथिंग की भी बात हमने की, क्योंकि कॉटन जो है वो कॉटन, जूट वगैरह ये प्लांट से ही आते हैं। जब सॉइल नहीं होगी तो कॉटन और जूट क्लोथिंग हमारी कहाँ से आएगी? इसी तरीके से शेल्टर। दैट मीन्स कि सॉइल जो है ये इनसेपरेबल पार्ट ऑफ है हमारी लाइफ का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? फहीम, समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके। अब जो स्टडी होती है, ठीक है, scientific study of the characteristics, development and the distribution of soil is called pedology. ठीक है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना, उसको कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, यस मैम। और इस प्रोसेस को, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं
सॉरी, अच्छा, ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस, इसको बोलते हैं पीडोजीनेसिस, ठीक है। यस मैम। और आपने देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो अर्थ की जो स्मेल है, मतलब अर्दी स्मेल होती है, मिट्टी की एक अच्छी फ्रेग्रेंस होती है खुद में, ठीक है। यस मैम। अब है हमें पढ़ना सॉइल teeming with life. One day during the rainy season, Saba and Yasir observed an earthworm coming out of the soil. Saba wondered whether there were other organisms also live in the soil. Let's find out. तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या बाकी सिर्फ अर्थवॉर्म ही जमीन पर रहती है, जमीन में रहती है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? ऑब्वियसली बहुत सारे रहते हैं, है ना। और यस अगर मैं मैम। आपको बात बोलूं कि आपको मैं बोलूं कि आप सॉइल सैंपल्स को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। यस मैम। तो जिस तरीके से यहाँ पर यासिर, हाँ, collect some soil samples and observe them carefully. You can use a hand lens, examine each sample carefully and fill in. यहाँ पर 9.1 टेबल दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपने सॉइल सोर्स कहाँ कहाँ से लेनी है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपको सॉइल कलेक्ट करनी है, फिर आपको बताना है कि उसमें क्या क्या आपने देखा, ठीक। जरा मुझे बोलिए, क्या हर एक चीज में क्या ये हर एक जगह की सॉइल सेम होगी? फॉर एग्जांपल गार्डन की सॉइल, रोड साइड की, हाँ, नो मैम। कंस्ट्रक्शन एरिया, नो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट सॉइल्स होती है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, अब आपने देखा होगा कि आजकल पॉलिथीन बैग्स जो है, पॉलिथीन बैग्स ना, या प्लास्टिक्स, उनको बैन किया जाता है, राइट। यस मैम। यस मैम। ये क्यों होता है? क्योंकि पॉलिथीन बैग्स और प्लास्टिक जो है वो जमीन को खराब करते हैं। आपको पता है जमीन बनने में हजारों साल लग जाते हैं, एक छोटी सी थिन लेयर बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। लेकिन अगर हमने इसमें पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक डाला या कोई ऐसी चीज डाली जिससे ये खराब हो जाता है, जिसमें लाइक पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स, उससे ये जमीन जो है पोल्यूट हो जाती है, इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स मार जाते हैं। तो दैट इज द रीजन पॉलिथीन बैग्स या प्लास्टिक बैग्स को जो है, या प्लास्टिक मटेरियल को जो है बैन किया जाता है। ये डिमांड की जाती है कि इनको बैन कीजिए, क्योंकि अगर ये हजारों साल भी मिट्टी में रहेंगे ये उसके साथ मिक्स नहीं होगी। ये बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस नहीं है। आपने बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस पढ़ा यस होगा, मैम। यानी जो जमीन के साथ जो मिक्स जमीन हो के साथ जाते हैं, मिक्स होते डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर पाते हैं। लेकिन पॉलिथीन और प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो जमीन के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ना वाटर में ये डिकम्पोज होता है, ना ये सॉइल में होता है। तो बेसिकली ये सॉइल को क्या कर रहा होता है? ये सॉइल को पोल्यूट करता है, ठीक है। पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट्स द सॉइल। पॉलिथीन बैग्स पोल्यूट करता है और प्लास्टिक, ठीक है। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। और ये ना ही उसको पोल्यूट करता है बल्कि उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी मारता है। दैट्स व्हाई देयर इज डिमांड टू बैन द पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। दैट्स द रीजन प्लास्टिक जो है बैन किया जाता है, पॉलिथीन बैग्स को बैन किया जाता है ना। Other substances which pollute the soil are a number of waste products. और कौन कौन से सबस्टेंसेस है जिनकी वजह से सॉइल जो है वो पोल्यूट होती है? बहुत सारे वेस्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है। अब खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आपने पढ़ा होगा, उससे भी जमीन जो है वो खराब हो जाती है ना। Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. जिस तरीके से आपने पिछले क्लास में, पिछले लेसन में पढ़ा था कि ये जो अनट्रीटेड वाटर होता है इसको डिस्चार्ज करने से पहले इसको ट्रीट किया जाता है ताकि एक्वेटिक लाइफ पे इसका बुरा असर ना पड़े। इसी तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है या केमिकल्स है, इनको हमें ट्रीट करना होता है बिफोर रिलीज इट इनटू द सॉइल, वरना ये सॉइल को खराब करते हैं।
और पेस्टिसाइड्स, खाद वगैरह का इस्तेमाल, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। ज्यादा हमें वो वाली खाद का इस्तेमाल करना होता है जो मैन्योर वगैरह है ना, काउ डंग्स वगैरह। Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. आया समझ? Yes, ma'am. आपको आया समझ? आयमन, फहीम, बच्चा, Yes, आप लोग दोनों को समझ आया? yes, ma'am. Yes, ma'am. इधर तक कोई क्वेश्चन मत ना है? Ma'am, क्या? No, ma'am. इधर तक मत ना कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. No, ma'am. ओके। अब एक्टिविटी 9.2 जो है उसमें आपको बताया गया है कि आप एक लाइए, मतलब आप एक सेकंड वेट कीजिए। ओके, एक्टिविटी 9.2 जो है उसमें आपको बताया गया है कि आप थोड़ी सी सॉइल लीजिए, ठीक है, और उसके क्लम्प्स को आप तोड़िए, ठीक है, यानी वो ऐसी होनी चाहिए, पाउडर जैसी होनी चाहिए वो। Yes, फिर ma'am. आप एक ग्लास टम्बलर में उसको लीजिए और उसमें 3/4 आपको पानी डालना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको इस सॉइल को उस पानी में डालना है, फिर थोड़ा सा इसको स्टायर करना है। उसके बाद कुछ देर के लिए आप इसको अनडिस्टर्ब्ड रखिए, यानी आप इसको हिलाइए नहीं। तो आपको दिखेगा कि ये जो पानी है इसमें आपको सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देखने को सॉरी, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कितनी सारी चीजें हैं इस पानी में, ठीक है, Yes, लेयर्स ma'am. ऑफ पार्टिकल्स, हाँ, ऑफ Yes, ma'am. डिफरेंट साइजेस आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपकी डायग्राम में दिया गया है, ठीक है। ये Yes, वाला ma'am. देखिए, पहले आप देखेंगे कि बारी बारी जो पत्थर वगैरह होंगे वो नीचे होंगे, उसके बाद सैंड वगैरह जैसे हल्की होगी वो ऊपर होगी, फिर मिट्टी वगैरह ऊपर, और उसके बाद पानी होगा, और पानी के ऊपर आप देखेंगे ये जो लीव्स वगैरह, यानी जो डेड मैटर्स होते हैं वो होंगे, जिसको आप ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. सो बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, आपको सॉइल प्रोफाइल पढ़नी है। इस एक्टिविटी से आपको सॉइल का प्रोफाइल जानना है, यानी सॉइल के लेयर्स जानने हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, इनको हम सॉइल इसको हम सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं, या इन लेयर्स को हम जो सॉइल में होती है इनको हम हॉरिजन्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जाननी है, दैट इज वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग का प्रोसेस क्या होता है, यानी ये सॉइल की फॉर्मेशन कैसी होती है, पहले कैसे आप होती है? ये जान। आयमन को लीव एक सेकेंड। बिफोर सॉइल प्रोफाइल हम पढ़ेंगे, हमें सॉइल फॉर्मेशन के मुतालिक पढ़ना है। सॉइल फॉर्मेशन क्या है, सॉइल कैसे फॉर्म होती है, आपको पता होगा, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा सॉइल किससे बनती है। मैम जब ये रॉक जो होता है ना, फिर जब वो मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, उनमें बहुत साल लगते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, बड़े बड़े पत्थर है, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, और फिर वो ऐसे छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील होते हैं, फिर उनके और टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर बनते हैं, वो छोटे छोटे, फिर बहुत टाइम के बाद वो सॉइल में तब्दील होते हैं। और ये 1-2 महीनों में नहीं होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं, ठीक है। तो इससे आप फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जानेंगे। सॉइल इज फॉर्म्ड विद रॉक्स
When rocks break down into smaller particles by the action of rainwater, wind, ice, plant roots, temperature and climatic condition of a place. ठीक, तो सॉइल फॉर्मेशन किसको कहते हैं? सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं जब बड़े बड़े रॉक्स जो है वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, और ये किसकी वजह से होता है? बाय द एक्शन ऑफ रेन वाटर, विंड, आइस, प्लांट रूट्स, टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट जैसे कि ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा सर्दी हो गई, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग ऑफ रॉक कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन में भी ये आना चाहिए कि प्लांट रूट से कैसे होता है ना? प्लांट रूट से कैसे कोई पत्थर जो है टूट जाता है? जी यस मैम। तो आपने देखा होगा कि कोई पत्थर जो है जो टूटा हुआ है, अगर उस पे किसी पेड़ की ब्रांच आई है, ठीक है, तो आप देखेंगे वो उसके क्रैक्स के बीच में बढ़ने लगता है, उगने लगता है। तो जो ही वो बढ़ने लगता है तो वो जो क्रैक्स है वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिस तरीके से आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। राइट? यस आया मैम। समझ में? यस मैम। ओके। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, वेदरिंग जो है इसमें 1-2 महीने नहीं बल्कि बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। वेदरिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. It takes thousands of years for a huge rock to turn into fine particle. Thousands of years लगते हैं एक रॉक को तब्दील होने में कि वो सॉइल बन जाए, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि सॉइल जो बनती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। अब the nature of soil, texture and availability of mineral depends upon the rock from which it is formed. अब ये सॉइल का नेचर कैसा होता है, ये डिपेंड होता है कि उस रॉक का वो रॉक कैसा था जिससे ये सॉइल बनी, ठीक है। तो इसीलिए उस रॉक को पेरेंट रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक किस्म से उसका पेरेंट ही है जिससे ये बना है, ठीक है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात स्टूडेंट्स? मैम पेरेंट रॉक किसको कहते हैं? यस पेरेंट रॉक कहते हैं उस रॉक को जिससे सॉइल बनती है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा रॉक है और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में इसको ये सॉइल में चेंज हो गया, इसकी वेदरिंग हो गई। वेदरिंग में बहुत ज्यादा प्रोसेस है, वो आपको हायर क्लास में आगे जाके पढ़ना है। इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल्स मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती। आपको जितना यहाँ पर दिया गया है मैंने उतना ही आपको डिफाइन करके बोला है। वेदरिंग जो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लग जाते हैं कि एक बड़ा पत्थर जो है सॉइल में तब्दील होता है वेदरिंग प्रोसेस से। तो जिस रॉक से ये सॉइल बनती है वो रॉक को पेरेंट रॉक कहते हैं, क्योंकि उसी से बना है ना, उसका पेरेंट है ना उस सॉइल का ये, ठीक है। यस मैम। ओके। सॉइल प्रोफाइल में आपने देखा होगा, हम अक्सर जमीन की ऊपरी वाली सतह देखते हैं, नीचे वाली सतह पे हम नहीं देखते। लेकिन अगर कहीं पर जो है आप देखेंगे रोड साइड पे जो कट होगा, ठीक है, सॉइल कट होगी कहीं पर, मतलब आपने देखा होगा कि लेयर्स कैसे हैं सॉइल का प्रोफाइल। आप देखेंगे इस डायग्राम में भी आप देखिए बच्चा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऊपर कितना डार्क कलर है, लेकिन जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे उतना आप देखेंगे ये जो कलर्स है ये लाइट हो रहे हैं, है ना। समझ आ रही है बात? यस मैम। और ये जो सॉइल है, सॉइल इज कंपोज्ड बाय डिस्टिंक्ट लेयर्स, ये डिफरेंट लेयर्स की बनी है ना। These layers are referred to as horizons. इनको horizons कहते हैं, इन लेयर्स को क्या कहते हैं?
हॉरिजन्स, ठीक है। जैसे ऊपर वाले को ए हॉरिजन कहते हैं, फिर उसके नीचे बी हॉरिजन, फिर सी हॉरिजन, और फिर जो लास्ट वाला उसको बेड रॉक कहते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये हॉरिजन के नाम दिए गए हैं, ठीक है। यस मैम। Okay. Soil profile is vertical section of the soil which depict all the layer of the soil. Soil profile क्या होता है? Vertical section होता है soil का, जिसमें सारे layers होते हैं। Vertical आपको पता है ना, ऐसे straight, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल। वर्टिकल पोजीशन में ही हमको दिखेगा ना लेयर क्या होता है। जिस तरह आपने केक में देखा होगा, जब हम केक को काटते हैं उसके लेयर्स हमें क्लियर होते हैं, है ना। वर्टिकल पोजीशन में हम केक को काटते हैं, है ना। इसको बोलते हैं वर्टिकल, और ऐसे वाली लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल सेक्शन में जो सॉइल होता है उसमें सीधे हमें लगता है कि लेयर्स ऑफ सॉइल क्या है, ठीक है। गॉट इट? Each layer differs in feel, texture, color, depth and chemical composition. हर एक लेयर का डिफरेंट डिफरेंट ये टेक्सचर होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, डेप्थ होती है और केमिकल कंपोजिशन होती है। और वो क्या होती है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। आज जितना आपने पढ़ा उतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस मैम। आपकी जो बुक है उस पे भी ये सॉइल प्रोफाइल दिया गया है। ये है ऊपर वाला ए हॉरिजन, फिर बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और लास्ट वाला है बेड रॉक, ठीक है। इन हॉरिजन्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।